जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। आज हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग की नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अपन पढ़ रहे हैं। तो नई यूनिट का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और उसमें भी अपन इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जनरल जनरल बेसिक आइडिया मैं दूंगा क्या क्या अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर अपन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की अगर अपन बात करें तो ऐसी डिसऑर्डर्स या ऐसे बीमारियों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो। जनरली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को अपन तीन कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? क्लासिफाई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इनटू थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरी के अंदर अपन क्या करते हैं? इसको क्लासिफाई करते हैं और उन तीन कैटेगरीज के अंदर इनको अपन डिस्कस करते हैं। पहली कैटेगरी की अगर बात करें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, तो फर्स्ट कैटेगरी इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स। या ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सेकेंड कैटेगरी की अगर बात करें जिसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अपन डिस्कस करेंगे, सेकेंड कैटेगरी, उसको अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स। सेकेंड वन इज रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स। And third category of respiratory disorders is, or the third classification of respiratory disorders is, that is known as vasculature disorders. Vasculature disorders that are related to respiratory disorders. तो ये तीन कैटेगरी के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव, एक रेस्ट्रिक्टिव, एंड नेक्स्ट वन इज वेस्कुलेचर डिसऑर्डर्स। ओके, अपन बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की अगर अपन बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर क्या देखने को मिलता है? मेन प्रॉब्लम इज इन एक्सपायरेशन। जनरली एक्सपायरेशन इज अफेक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में क्या मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है? एक्सपायरेशन देखने को मिलती है, मतलब एक्सपायरेशन अफेक्ट होता है। पेशेंट इज नॉट एबल टू एक्सपायर वेल, अच्छी तरीके से एक्सपायर नहीं कर पाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में मेन समस्या किसमें देखने को मिलती है? एक्सपायरेशन में देखने को मिलती है। रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स की अगर अपन बात करें तो दैट मेन प्रॉब्लम, अगर रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की अगर बात करें तो मेन प्रॉब्लम जो आपको रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में देखने को मिलती है, मेन प्रॉब्लम इज इन इंस्पायरेशन। मतलब यहां पर मेन समस्या जो देखने को मिलती है इंस्पायरेशन है। कहने का सिंपल सा मतलब पेशेंट विल नॉट एबल टू इंस्पायर, अच्छी तरीके से इंस्पायर नहीं कर पाएगा, उधर एक्सपायर आउट नहीं कर पा रहा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर इंस्पायरेशन कैन बी इजी, बट इफ वी टॉक्ड अबाउट रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स तो इसके अंदर आपको इंस्पायरेशन के अंदर समस्या देखने को मिलती है। मेन पॉइंट अगर अपन बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में मेन समस्या किसकी है? एक्सपायरेशन की मेन समस्या है। वेस्कुलेचर डिसऑर्डर्स की अगर अपन बात करें तो अपन मेनली पल्मनरी वेस्कुलेचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पल्मनरी वेस्कुलेचर की बात करते हैं। उनमें क्या देखने को मिल रही है? कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है तो वो अपन क्लासिफाई करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की थर्ड कैटेगरी में, दैट इज वेस्कुलेचर डिसऑर्डर्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन बात करें इसके अंदर वेस्कुलेचर डिसऑर्डर्स में क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर कंडीशन की बात करें, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट इज नोन एज पल्मनरी इम्बोलिज्म। तो पहली कंडीशन जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज द पल्मनरी इम्बोलिज्म वेस्कुलेचर डिसऑर्डर्स के अंदर। पल्मनरी इम्बोलिज्म की अगर अपन बात करें तो पल्मनरी इम्बोलिज्म एक ऐसी कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं जैसे कि अगर अपन बात करें हार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हार्ट की। तो ये मैं शॉर्ट में हार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, हार्ट की बात करते हैं। और हार्ट की अगर बात करें तो ये राइट वेंट्रिकल, दैट इज द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकलती है? पल्मनरी आर्टरी निकलती है। कौन सी आर्टरी निकलती है? पल्मनरी आर्टरी। अगर इसके अंदर पल्मनरी आर्टरी में कोई भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिले और ये ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज मेनली ड्यू टू इम्बोलाई, इम्बोलाई आपको देखने को मिले एंड इम्बोलाई क्या कर दे? इस पल्मनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर दे। दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन दैट इज ए कंडीशन विच रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन। तुरंत प्रभाव से इंटरवेंशन की आपको जरूरत पड़ेगी इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। और सीवियर चेस्ट पेन की कंप्लेन लेके आपके पास में पेशेंट आएगा। तो पल्मनरी इम्बोलिज्म की बात अपन करने तो इम्बोलिज्म की कंडीशन की अगर अपन बात करें, पल्मनरी आर्टरी आपको देखने को मिल रही है। पल्मनरी आर्टरी के अंदर इम्बोलाई मतलब मूविंग ब्लड क्लॉट। बाहर से कहीं से क्लॉट था वो निकला और इधर पल्मनरी आर्टरी के अंदर आके क्या हो गया? यहाँ पर अटक गया।
आ रही बात समझ में? मतलब बॉडी में क्लोट प्रेजेंट था, वो क्लोट ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से आया और पल्मोनरी आर्टरी में आके अटक गया एंड इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। दैट कंडीशन इज नोन एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये अपन पूरा डिस्कशन करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या क्या होता है, कैसे इसको मैनेज करते हैं, सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर वेस्कुलेचर डिसऑर्डर्स में, एक पॉइंट और अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट दैट वी विल डिस्कस इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सेकंड पॉइंट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन दैट इज मेनली रिलेटेड टू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी की जो वाल्व है उसके ऊपर जो प्रेशर ज्यादा लगता है उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन के नाम से अपन जानते हैं। और वो भी किसके अंदर? वो भी पल्मोनरी आर्टरी में, वेस्कुलेचर के अंदर देखने को मिला। तो दैट इज क्लासिफाइड इनटू वेस्कुलेचर डिसऑर्डर। तो वेस्कुलेचर डिसऑर्डर में अपन दो चीजें अपन डिस्कस करेंगे, एक तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिस्कस करेंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डिस्कस करने वाले हैं वेस्कुलेचर में। फिर वापस अपने इधर आ जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव में। ये पता चल गया एक्सपायरेशन में मेन समस्या है, इसकी अगर बात करें मेन समस्या इंस्पायरेशन के अंदर मेन समस्या है। अच्छा, अगर अपन बात करें तो एक बार मैं लंग्स का डायग्राम बना रहा हूं, उसके माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, लेट्स सपोज दिस इज ट्रैकिया। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रैकिया। ये मैं ट्रैकिया बना रहा हूं और कैरिना वाले रीजन से क्या होता है? बाइफर्केशन आपको देखने को मिलता है, बाइफर्केशन इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बनाई, ये वाली जो है दैट इज द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। कैरिना वाले पोर्शन से क्या होता है? बाइफर्केशन आपको देखने को मिलता है। एंड दिस इज द लंग्स, दिस इज द lungs, these are the lungs, this is right lung and this is left lung। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। ठीक है, ये अपन ने बना दी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट, लिसन केयरफुली, ये मैं बना रहा हूं एयर सैक्स, एयर सैक्स ये बना रहा हूं। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, इसकी अगर अपन बात करें व्हाट रियली हैपेंस, अगर अपन बात करें नॉर्मली, नॉर्मल ब्रीथिंग कैसे आपको देखने को मिलती है? एनी पर्सन इज इंस्पायरिंग द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को क्या कर रहा है? इंस्पायर कर रहा है एंड दैट टाइडल वॉल्यूम इज रीचिंग योर एयर स्पेसेस। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट वो एक्सेल आउट कर रहा है, तो एक्सेल आउट के अंदर एयर जो हो रही है वो क्या हो रही है? बाहर की तरफ एनवायरमेंट के अंदर जा रही है। नॉर्मल तरीके से ये काम चल रहा है। एक बार और थोड़ा सा इसमें डिटेल चलते हैं। इन लंग्स के चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलती है। लंग्स के चारों तरफ क्या देखने को मिलती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। और जो प्रोटेक्टिव कवरिंग आपको देखने को मिलती है उसको किस नाम से जानते हैं अपन? दैट इज नोन एज प्लूरा, दैट इज नोन एज प्लूरा। इसको अपन प्लूरा के नाम से जानते हैं, दैट इज प्लूरा। एम आई क्लियर और नॉट? तो एक तो बाहर की प्लूरा होती है जिसको आउटर पैराइटल प्लूरा के नाम से जानते हैं, अंदर की तरफ प्लूरा होती है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको विसरल प्लूरा के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर बात है क्या? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की एक बार बात करते हैं इसके अंदर। अब देखना ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर मेन समस्या क्या है, मेन प्रॉब्लम व्हाट इज इन द ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में मेन समस्या जो आपको देखने को मिलती है वो क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। मेन समस्या क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। इफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लंग्स इज अंडरगोन ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें क्या हुआ है? ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। लेट सपोज आई एम जूमिंग दिस डायग्राम हियर, मैं जूम कर रहा हूं इस डायग्राम को। ये अपना ब्रोंकियोल वाला हिस्सा था, ठीक है। ये एयर स्पेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, एयर स्पेसेस अपन बना सकते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यानपूर्वक बात, अपन ने क्या कर दिया इस पार्ट के अंदर? क्या कर दिया? ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर दिया। ऑब्स्ट्रक्शन, वी हैव प्रोड्यूस ऑब्स्ट्रक्शन हियर। अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर दिया तो इसके अंदर आप लोगों को इनको जो कंडीशन जो आप लोगों को डिसऑर्डर्स जो क्लासिफाई अपन करेंगे उनको ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर बोलेंगे। आई विल टेल यू व्हाट आर ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स। सारे के सारे ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स की मैं एग्जांपल बताऊंगा, बट यहां पर अपन ने क्या किया है इस एयर स्पेस में, एयर स्पेस के अंदर अगर अपन बात करें यहां पर ब्रोंकाई की बात कर सकते हैं, ब्रोंक्यूल की बात कर सकते हैं, इनमें क्या कर दिया? ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर दिया देन व्हाट रियली हैपेंस? लिसन केयरफुली। ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के टाइम पर एयर विल एंटर इनटू द एयर स्पेसेस। एयर जो है वो क्या करेगी? एंटर करेगी एयर स्पेसेस में। क्यों एंटर करेगी? क्योंकि अगर अपन बात करें इंस्पायरेशन के टाइम पर, तो इंस्पायरेशन के टाइम पर यहां पर आप लोगों को नीचे की तरफ जो मसल आप लोगों को देखने को मिलती है वो होती है कौन सी? डायफ्राम मसल, दैट इज डायफ्राम मसल। तो इंस्पायरेशन के टाइम पर कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है? डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। इंस्पायरेशन के टाइम पर कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है? डायफ्राम। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है उनका भी क्या देखने को मिलता है? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, इंस्पायरेशन के टाइम पर।
अब ये इंस्पायरेशन के टाइम पर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो इधर नेगेटिव प्रेशर लगता है। क्या लगता है? नेगेटिव प्रेशर लगता है। और यहां पर अगर प्लूरा की बात करें तो प्लूरा के अंदर भी जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा प्लूरल प्रेशर बोलते हैं। प्लूरा के अंदर फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिलता है, that is known as pleural fluid, and that pleural fluid will exert negative intrapleural pressure. नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, ये क्या लगाता है? नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर लगाते हैं। तो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। अब सुनना, इंस्पायरेशन के टाइम पर हो क्या रहा है? देयर इज नेगेटिव प्रेशर है। लंग्स के अंदर क्या है? नेगेटिव प्रेशर है। प्लूरल प्रेशर की बात करें वो भी क्या है? नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस टाइम पर लंग्स विल एक्सपेंड। इस टाइम पर लंग्स विल एक्सपेंड। ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन लंग्स शुड एक्सपेंड। लंग्स क्या होनी चाहिए? एक्सपेंड होनी चाहिए। तभी एयर आराम से क्या कर सकती है? इजीली एंटर कर सकती है। अब लंग्स जब एक्सपेंड करेंगे, लंग्स जब एक्सपेंड करेंगे तो लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो ये जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिला कौन सा? ये ब्रोंकाई वाला पोर्शन, ब्रोंकियोल्स वाला पोर्शन। जब ये लंग्स एक्सपेंड करेंगे, सिंपल बात, रबर है इसको एक्सपेंड किया, तो इस कंडीशन में जब ये एक्सपेंड करेंगे तो ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स वाले जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं दे विल डायलेट। नॉर्मली व्हाट विल हैपन? दिस विल डायलेट ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, क्योंकि इंस्पायरेशन कर रहे हो, ये सारी चीजें देखने को मिल रही, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो लंग्स जब क्या 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 चीज देखने को मिली? इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन के टाइम पर दे विल एक्सपेल आउट। लंग्स जो आपको देखने को मिलेंगे बाहर की तरफ ऐसे यो देखने को मिलेंगे यो, ठीक है। अच्छा, अगर ये देखने को मिलेंगे सेम कंडीशन, इन दैट सेम कंडीशन व्हाट रियली हैपन? ये जो आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स आपको देखने को मिल रहे, दे विल स्टार्ट डायलेटिंग। ये डायलेट करेंगे, क्योंकि सिंपल बात, इसको खींच लो तो ये जो अंदर की तरफ है ये भी क्या होंगे? डायलेट होंगे। एम आई क्लियर और नॉट? ये चीज देखने को मिलती है इंस्पायरेशन के टाइम पर। बट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन व्हाट रियली हैपेंस? एक्सपायरेशन की अगर अपन बात करें, एक्सपायरेशन की, तो एक्सपायरेशन के टाइम पर एयर यो बाहर जानी चाहिए थी, एयर बाहर जानी चाहिए थी। लेकिन एक्सपायरेशन के टाइम पर लंग्स अगेन कम टू द नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल जो पोजीशन है लंग्स की उनके ऊपर वापस आएंगे। पहले तो लंग्स एक्सपेंड कर रहे थे और अब लंग्स वापस बिल्कुल अपनी नॉर्मल जो न्यूट्रल पोजीशन थे उसके ऊपर आएंगे। तो पहले लंग्स एक्सपेंड करे, इंस्पायरेशन के टाइम पर नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे। अब नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन ये थी, नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन पे आएंगे। तो इन दैट कंडीशन दिस ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स, दिस पार्ट एयर स्पेसेस एंड दिस पार्ट दिस विल कॉन्स्ट्रिक्ट। ये क्या होंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। पहले यहां पर ब्लॉकेज की कंडीशन थी और जब एक्सपायरेशन कर रहा है पर्सन, क्या कर रहा है? एक्सपायर कर रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है कौन सा? ये ब्रोंकाई वाला पोर्शन, ये क्या हो गया? ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। अब ये अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, व्हाट डू यू थिंक? एक्सपायरेशन विल इजी और नॉट? क्या लग रहा है? पहले जब एक्सपेंड हो रहे थे लंग्स तो डायलेट कर रहे थे, मतलब इंस्पायरेशन तो इजी था, इंस्पायरेशन तो था, मतलब आराम से एयर आ तो सकती थी। लेकिन जब एक्सपायर आउट कर रहा है तो लंग्स न्यूट्रल पोजीशन पे जैसे ही जा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? पोर्शन कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट और कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो एयर कैन नॉट इजिली एक्सपेल आउट, पर्सन कैन नॉट एक्सेल। दैट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर प्रॉब्लम। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर मेन समस्या किसमें देखने को मिलती है? एक्सपायरेशन के अंदर मेन समस्या देखने को मिलती है। और एक साइंटिस्ट थे, देयर नेम इज बर्नोनी। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, बर्नोनीज प्रिंसिपल। क्या दिया था? बर्नोनीज प्रिंसिपल। स्फीयर के ऊपर उन्होंने पूरा काम किया था। तो उस प्रिंसिपल को पढ़ने यहां पर क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया है। बर्नोनी प्रिंसिपल के आधार पर जब ये नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर जा रहे हैं, जैसे स्फीयर है वो नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन पे जा रहा है, तो ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो एयर विल नॉट एक्सपेल आउट, बाहर की तरफ एयर एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगी। मेन समस्या ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर है, दैट इज द एक्सपायरेशन। एम आई रियली क्लियर और नॉट क्लियर? एक्सपायरेशन में मेन समस्या किसमें? ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स की एक बार बात कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की अगर अपन बात करें तो रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स को कैसे अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं? मेन समस्या इंस्पायरेशन में एयर कैन नॉट एंटर, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन अपने को क्रिएट नहीं करना। ओके, आई एम प्रोड्यूसिंग रेस्ट्रिक्टिव या रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो मैं जो लेफ्ट लंग जो अपन ने बना रखी है उसके अंदर रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर कर रहा हूं, इधर मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर कर दिए। रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की बात करें, मान लो मेन समस्या आपको किसके अंदर देखने को मिल रही है? मान लो डायफ्राम पैरालिसिस हो गया है। क्या हो गया है? डायफ्राम पैरालिसिस, डायफ्राम पैरालिसिस, डायफ्राम पैरालिसिस, डायफ्राम पैरालिसिस हो गया। अगर डायफ्राम पैरालिसिस हो गया है तो क्या डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? क्या डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या लंग्स एक्सपेंड होंगे? क्या लंग्स एक्सपेंड नहीं होंगे। अब सुनो, डायफ्राम पैरालिसिस की कंडीशन ले रहे हैं। अगर
ये डायफ्राम पैरालिसिस की कंडीशन है, उसके अंदर लंग्स जो है वो ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, कैन इंस्पायरेशन अकर और नॉट? इंस्पायरेशन हो सकता है क्या इस कंडीशन के अंदर, बताओ। ये पैरालिसिस की कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, यो लंग्स एक्सपेंड नहीं करेंगे। और नॉर्मली एयर को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करे, लंग्स क्या करे, एक्सपेंड करे, लंग्स एक्सपेंड करें, एयर अंदर की तरफ जाए, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन अब यहां पर पैरालिसिस की कंडीशन, लंग्स एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, और लंग्स एक्सपेंड अगर नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में इंस्पायरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेन समस्या जो आपको देखने को मिलती है दैट इज रिलेटेड टू इन दिस कंडीशन। जैसे कि अगर अपन बात करें एक समस्या की, अपन वैसे एग्जांपल है तो डायफ्राम पैरालिसिस के कारण ये चीज देखने को मिल रही है। और अगर अपन बात करें, लिसन केयरफुली, अगर अपन बात करें इधर जो आउटर मोस्ट कवरिंग की अगर बात करें तो वही आउटर मोस्ट कवरिंग इधर भी प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही होगी, आउटर मोस्ट कवरिंग। और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसको किस नाम से जानते हैं अपन, किस नाम से, प्लूरा के नाम से जानते हैं। और प्लूरा की भी अगर अपन बात करें, प्लूरा की, तो प्लूरा में एक तो विसरल प्लूरा, एक पेराइटल प्लूरा, ये आपको देखने को मिलती है। अच्छा, अब एक बार बात सुनना ध्यानपूर्वक, अगर इसके अंदर जो प्लूरल फ्लूइड आपको देखने को मिल रहा है, क्या चीज, प्लूरल फ्लूइड, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, प्लूरल फ्लूइड, वो प्लूरल फ्लूइड जो देखने को मिल रहा है वो एक्सेस के अंदर हो जाए, प्लूरल फ्लूइड किसमें हो जाए, एक्सेस के अंदर हो जाए, प्लूरल फ्लूइड एक्सेस। तो प्लूरल फ्लूइड अगर एक्सेस के अंदर हो जाए तो क्या ये लंग्स एक्सपेंड कर पाएंगी क्या, या फिर ये लंग्स के ऊपर प्रेशर लगेगा? सिंपल बात है, ये प्लूरा है, इसके अंदर फ्लूइड भर गया, इसमें क्या भर गया, फ्लूइड, तो अंदर एयर आ रही है इंस्पायरेशन के टाइम पर, क्या ये लंग्स एक्सपेंड कर पाएंगी क्या? लिसन केयरफुली, ध्यान दो, क्या लंग्स एक्सपेंड कर पाएगी क्या, इधर फ्लूइड भर गया, लंग्स विल नॉट एक्सपेंड, क्योंकि इधर क्या लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा फ्लूइड के कारण। उस कंडीशन में जब प्लूरल फ्लूइड एक्सेस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, प्लूरल फ्लूइड एक्सेस की कंडीशन देखने को मिलती है, लंग्स विल नॉट एक्सपेंड, और लंग्स एक्सपेंड अगर नहीं करेंगी तो उस कंडीशन में मेन समस्या किसमें, इंस्पायरेशन के अंदर, एयर विल नॉट एंटर इनटू द लंग्स। और प्लूरल फ्लूइड एक्सेस की कंडीशन जो आपको देखने को मिलती है उसको प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन जो आपको देखने को मिल रहा है, उस प्लूरल इफ्यूजन में देयर विल बी मेन रियली प्रॉब्लम इन द इंस्पायरेशन एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड इनटू द रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर। इसको रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर अपन कैरेक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यहां पर ये प्लूरा वाला पोर्शन, ये प्लूरा वाला पोर्शन, इसके अंदर हो सकता है कि एयर एक्यूमुलेट हो जाए, क्या एक्यूमुलेट हो जाए, एयर हो सकता है ना, एयर। और एयर अगर इसके अंदर एक्यूमुलेट हो गई, इधर तो पहले तो फ्लूइड एक्यूमुलेट था, अब एयर एक्यूमुलेट हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर क्या लंग्स एक्सपेंड कर पाएंगे क्या? बिकॉज इस कंडीशन में एयर हो, फ्लूइड हो, वो क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा, क्या करेगा, फोर्स करेगा, और लंग्स को एक्सपेंड नहीं होने देगा। और लंग्स एक्सपेंड अगर इस कंडीशन के अंदर नहीं हो पा रही, थर्ड कंडीशन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर एयर एक्यूमुलेट हो जाए, किसके अंदर, प्लूरा के अंदर, तो उस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं, न्यूमोथोरेक्स। किस नाम से जानते हैं, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो एयर का एक्यूमुलेशन आप लोगों को देखने को मिले, किसका एक्यूमुलेशन, एयर का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिले, किसके अंदर, प्लूरा के अंदर, और वो क्या करे, इस लंग्स को एक्सपेंड ना होने दे। तो वो किसमें अपन कैरेक्टराइज करते हैं, वो अपन रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में कैरेक्टराइज करते हैं, क्योंकि यहां पर आप लोगों का इनहेलेशन देखने को नहीं मिलेगा, इंस्पायरेशन जो रहेगा वो टफ हो जाएगा। अरे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, फोर्थ पॉइंट। और अगर अपन पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करना चाहे रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में, तो क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, देखो इधर अगर फ्लूइड भर जाए, फ्लूइड सिर्फ पानी पानी भर जाए, तो हाइड्रोथोरेक्स, क्या, हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। इधर क्या भर गया, क्या भर गया, पानी भर गया इसके अंदर, प्लूरा के अंदर, हाइड्रोथोरेक्स की कंडीशन, वो भी क्या करेगा, इसको प्रेशराइज करेगा, इंस्पायरेशन नहीं होने देगा। तो प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन होगी, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन हो गई, हाइड्रोथोरेक्स की कंडीशन होगी। समटाइम्स प्लूरा के अंदर काइल भर जाता है, काइल, दैट कंडीशन इज नोन एज काइलोथोरेक्स। नेक्स्ट पर्टिकुलर कंडीशन इज काइलोथोरेक्स। तो ये सारी की सारी जो कंडीशन आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये सारी की सारी, ये जो कंडीशन में जो डिस्कस कर रहा हूं, इनकी अगर अपन बात करें तो ये सारी की सारी इंस्पायरेशन नहीं होने देंगी, तो रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर के अंदर अपन कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे कि डायफ्राम पैरालिसिस हो गया। बाकी प्लूरल कैविटी से रिलेटेड अपन ने प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया, ये सारी किससे रिलेटेड, प्लूरल कैविटी से रिलेटेड अपन ने प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया है। और अगर अपन स्पेसिफिक जानकारी अगर इसके अंदर ले, तो एक तो ये पॉइंट अभी तक ध्यान रखना, डायफ्राम पैरालिसिस ध्यान रख सकते हैं, बाकी ये प्लूरल, ये ध्यान रखना, प्लूरल कैविटी की प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड पॉइंट, दैट इज थोरेसिक कैविटी, thoracic cavity, thoracic cavity and chest wall, thoracic cavity and chest wall, thoracic cavity and chest wall।
अगर थोरेसिक कैविटी एंड चेस्ट वॉल की बात करें, इनके अंदर अगर समस्या आप लोगों को देखने को मिलती है तो उसको भी किस में कैरेक्टराइज करते हैं, रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में कैरेक्टराइज करते हैं। थोरेसिक कैविटीज के बाहर की तरफ, चेस्ट वॉल की बात करें वो भी बाहर की तरफ आपको देखने को मिलती है, और लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाए उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट और अगर कंडीशन की अगर बात करें रेस्ट्रिक्टिव में जो कैरेक्टराइज करते हैं, तो राइट डाउन दैट इज पोलियो, पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस वैसे तो मेन समस्या किसकी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेन समस्या आप लोगों को देखने को मिलती है पोलियोमाइलाइटिस। पर पोलियोमाइलाइटिस में अफेक्ट लंग्स, ये लंग्स को भी अफेक्ट करता है। इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस लंग्स की अगर अपन बात करें तो लंग्स में इंस्पायरेशन के अंदर मेन समस्या आप लोगों को देखने को मिलती है, एंड इट इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड इनटू रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स, क्योंकि लंग्स पोलियोमाइलाइटिस की कंडीशन में भी अगर इधर अफेक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर भी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट और कंडीशन की अगर अपन बात करें तो माइस्थीनिया ग्रेविस, नेक्स्ट कंडीशन इज माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस की अगर अपन बात करें, अगेन माइस्थीनिया ग्रेविस तो मेन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है किसकी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर अपन पढ़ते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर अपन माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ते हैं। मेन समस्या आपको क्या देखने को मिलती है, जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन, दैट एसिटाइल कोलिन इज नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड। क्यों रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन अपन क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो ये अपन ने एक नर्व बनाई है, नर्व, ठीक है, और ये अपन ने क्या बनाई है, सेकंड नर्व अपन ने बनाई है, ठीक है। अब यहां से अगर अपन बात करें, इस नर्व से एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जिसको अपन बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के अंदर, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर एसिटाइल कोलिन निकलता है ना। अच्छा, बात करें यहाँ पर तो दूसरा जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये न्यूरॉन हो गया, एक नर्व हो गया, ये दूसरी नर्व होगी, इनके बीच में जो आपको स्पेस देखने को मिलता है, जंक्शन जो होता है उसको साइनेप्स नाम से जानते हैं, साइनेप्स। और यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको किस नाम से जानते हैं, इनको निकोटिनिक रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। अगर अपन बात करें माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर, तो माइस्थीनिया ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की अगर बात करें तो ऐसी एंटीबॉडीज होती है, ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि क्या करेंगे इस कंडीशन के अंदर, निकोटिनिक रिसेप्टर जो आपको देखने को मिलते हैं इनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। निकोटिनिक रिसेप्टर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अच्छा, ये निकोटिनिक रिसेप्टर जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके साथ में, इनके साथ में जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या करता है, कंबाइन करता है, एसिटाइल कोलिन कंबाइन करता है, और आगे जो नेक्स्ट जो आप लोगों की नर्व देखने को मिल रही है उसको सिग्नल करता है। लेकिन इस माइस्थीनिया ग्रेविस की अगर बात करें तो माइस्थीनिया ग्रेविस में क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण, ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन के कारण, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बन गई हैं, और वो एंटीबॉडीज पर्टिकुलर क्या कर रही हैं, वो इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर, तो एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड अगर नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो एसिटाइल कोलिन का फंक्शन वो सारा का सारा डिक्रीज हो जाएगा। तो माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन आप कंसीडर कर सकते हो। माइस्थीनिया ग्रेविस वैसे तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, करने वाले हैं माइस्थीनिया ग्रेविस अपन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना इट कैन लीड टू रेस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, तो ये भी अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, और अगर अपन बात करें इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स की अगर अपन बात करें, ये अपन ये सारी न्यूरोलॉजिकल में पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट अगर बात करें गुलियन बेरे सिंड्रोम, दैट इज गुलियन बेरे सिंड्रोम। गुलियन बेरे सिंड्रोम की अगर बात करें तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ डीमाइलिनेशन। गुलियन बेरे सिंड्रोम की अगर बात करें तो डीमाइलिनेशन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन किसमें, डीमाइलिनेशन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या देखने को मिलता है, डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है। तो अगर डीमाइलिनेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखने को मिल रहा है तो जो नर्व जो जाएंगे उनमें जो एक्शन पोटेंशियल जा रहा है वो क्या जाएगा, स्लो जाएगा। स्लो कंडक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, डीमाइलिनेशन के कारण कंडक्शन खराब हो जाएगा, एंड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन देयर विल बी ए प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज ए रेस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर। अरे बात समझ, इधर जो सिग्नल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये किसके अंदर, लंग्स वाले रीजन के अंदर, थोरेसिक कैविटी वाले रीजन के अंदर, तो गुलियन बेरे सिंड्रोम के अंदर ये चीज अफेक्ट हो सकती है, एंड दैट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एज वेल। तो ये कंडीशन भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर के अंदर अपन ये सारे पॉइंट डिस्कस करें, ध्यान देना एक बार। क्या ध्यान रखना,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चेस्ट वॉल और थोरेसिक कैविटी के डिसऑर्डर्स। बाकी प्लूरा से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स कॉज कर दे। अगर अपन बात करें नेक्स्ट की, तो और अपन डिस्कस करें सम इन्फेक्शियस डिजीज, सम इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज की भी अपन बात कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज की। इन्फेक्शियस डिजीज की अगर अपन बात करें, सच एज क्या क्या अपन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, न्यूमोनिया, सच एज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की अपन बात कर सकते हैं, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की अगर बात करें, न्यूमोनिया में जो लंग पेरेन्काइमा, जो फंक्शनल पार्ट आपको देखने को मिलता है, दैट विल बिकम कंसोलिडेटेड। इसके अंदर लंग जो पार्ट, लंग का जो मेन पार्ट आपको देखने को मिलता है पेरेन्काइमा, दैट विल बिकम कंसोलिडेटेड। ये भी अपन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हार्डनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, डिपोजिशन ऑफ फाइब्रोटिक टिश्यूज विल बी डिपोजिटेड इन न्यूमोनिया। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज एक हो गई, ठीक है, दैट कैन अगेन लीड टू रेस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट अगर बात करें एक और कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं, इडियोपैथिक, इडियोपैथिक, इडियोपैथिक पल्मनरी फाइब्रोसिस, इडियोपैथिक पल्मनरी फाइब्रोसिस। तो इडियोपैथिक पल्मनरी फाइब्रोसिस ये भी पर्टिकुलर एक कंडीशन हो गई, ठीक है। न्यूमोनिया और इडियोपैथिक पल्मनरी फाइब्रोसिस, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। इन दोनों को कैसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे, ऑस्कल्टेशन के माध्यम से कैसे अपन पता लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास को ले। तो इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है, न्यूमोनिया कंडीशन हो गई, इडियोपैथिक पल्मनरी फाइब्रोसिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। इनके कारण क्या चीज डेवलप हो सकती है, इनके कारण रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। तो सारे के सारे पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर के अंदर। वापस बता देता हूं, अपन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसको तीन कैटेगरी में अपन क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर, वेस्कुलेचर डिसऑर्डर। रेस्ट्रिक्टिव की अगर अपन बात करें, मेन समस्या इंस्पायरेशन के अंदर आपको देखने को मिलती है। मेन समस्या किसमें, इंस्पायरेशन में देखने को आपको मिलती है, और उसमें एक्सपायरेशन में मेन समस्या आपको देखने को मिलती है। अच्छा, रेस्ट्रिक्टिव में थोरेसिक कैविटी, चेस्ट वॉल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स उठा लेना, इंक्लूडिंग प्लूरा, और कुछ इंफेक्शियस कंडीशंस में भी आप लोगों को रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स की अभी मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में अगर अपन चलें, तो मेन पॉइंट ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की अगर बात करें तो ध्यान देना है यहाँ पर। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर जब आप लोग देखोगे तो FeV1 अपॉन में फोर्स वाइटल कैपेसिटी, FeV1 अपॉन में FVC जब आप करोगे, दैट इज लेस देन 70%, दैट इज लेस देन 70%, 70% से कम आपको देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर FeV1 FVC अपॉन में करोगे तो लेस देन 70%, लेकिन रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की अगर बात करें तो ये जो आपको देखने को मिलेगी FeV1 अपॉन में FVC, ये कितने से ज्यादा देखने को मिलेगी, दैट इज मोर देन 70%, 70% से ज्यादा आप लोगों को ये देखने को मिलती है। तो ये मेन पॉइंट है। जब अपन स्पायरोमेट्री करते हैं ना, स्पायरोमेट्री, तो अपन पता लगाते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का डिसऑर्डर है या रेस्ट्रिक्टिव टाइप का डिसऑर्डर है, उसमें FeV1 अपॉन में FVC। अच्छा, क्या होता है FeV1, इसको बोलते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, पूरा नाम फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितना एक्सपायर आउट किया, और फोर्स वाइटल कैपेसिटी आप लोगों को पता ही है। और इनका जब अपन इनको जब डिवाइड करेंगे, इनका जब रेशियो देखेंगे तो दैट इज लेस देन 70%, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1। अच्छा, बात सुनना ध्यानपूर्वक बात। जब आप पेशेंट को बैठा रहे हो, सामने बैठाया आपने, और पेशेंट को बोला जोर से क्या मार, फूंक मार, क्या मार, फूंक मार, सांस को बाहर निकाल, तो ऐसे कर, क्या करा, ऐसे फूंक मारे, तो जो 1 सेकेंड के अंदर जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकलेगी, 1 सेकेंड में जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकलेगी, उसको क्या बोलते हैं, FeV1 अपन बोलते हैं, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। कितनी वॉल्यूम आप फोर्स करवा रहे हो स्पायरोमेट्री के अंदर, तो बाहर कितनी वॉल्यूम निकल जाती है 1 सेकेंड के अंदर, उसको फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 बोलते हैं। और फोर्स वाइटल कैपेसिटी टोटल कितनी बाहर निकल रही है, वो होती है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। इन दोनों को जब आप क्या करते हो, रेशियो के अंदर लेते हो, that is less than 70% in obstructive disorder. It is the main point, main criteria how to differentiate between obstructive disorder and restrictive disorder. अरे बात समझ में, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, इधर रेस्ट्रिक्टिव के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स की अगर अपन बात करें, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर को भी दो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर को भी कितने प्रकार से अपन क्लासिफाई करते हैं, दो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, इनकी बात करें, दो अलग अलग प्रकार से इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं।
अच्छा, इनकी अगर अपन बात करें तो एक तो अपन बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट अगर बात करें तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स हो गए और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स हो गए। ऑब्स्ट्रक्टिव को भी अपन दो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जो वोकल कॉर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड्स की बात कर रहा हूं, उनसे ऊपर जो भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है उसको किस में पढ़ते हैं अपन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में क्या क्या अपन कंडीशंस पढ़ते हैं, इसकी अगर अपन बात करें साइनोसाइटिस, एक कंडीशन की अगर बात करें साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस। नेक्स्ट अगर बात करें राइनाइटिस, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस की अगर बात करें दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसेस, साइनसेस का इन्फ्लामेशन। राइनाइटिस की अगर बात करें इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन देखने को मिले, उसको राइनाइटिस के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करें यहाँ पर और क्या डिस्कशन कर सकते हैं अपन, टॉन्सिलाइटिस, क्या डिस्कस कर सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। तो इन्फ्लामेशन किसका देखने को मिले, टॉन्सिल्स का आपको देखने को मिले। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं दैट इज फेरिंजाइटिस, क्या डिस्कस कर सकते हैं, फेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस। तो फेरिंजाइटिस की अगर बात करें, फेरिंजाइटिस की दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंक्स। ये सारे के सारे जो वोकल कॉर्ड्स की अगर बात करें, लेरिंग्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं उनसे ऊपर की तरफ जो आपको देखने को मिलेगा तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अपन कंसीडर करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये सारे के सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, दीज आर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, क्योंकि सारे लास्ट के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लास्ट में अपन याद रख सकते हैं दैट इज लेरिंजाइटिस, क्या ध्यान रख सकते हैं, लेरिंजाइटिस। तो लेरिंजाइटिस भी ध्यान रख सकते हैं दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स। अरे बात समझ, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। साइनोसाइटिस ध्यान रख सकते हो, राइनाइटिस ध्यान रख सकते हो, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, ये सारे के सारे अपन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर कंसीडर करते हैं और सब में ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है क्या, ओके। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, क्या सवाल है कि व्हाट इज द मेन या व्हाट आर द कार्डिनल मैनिफेस्टेशंस इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। आप लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ते हो तो व्हाट आर द मेन मतलब कार्डिनल मैनिफेस्टेशंस क्या देखने को मिलती है कि इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। अगर कार्डिनल मैनिफेस्टेशंस की अपन बात करें तो ध्यान देना, कार्डिनल मैनिफेस्टेशंस, कार्डिनल मैनिफेस्टेशंस जो आपको देख, कार्डिनल का मतलब होता है मेन, कार्डिनल या वाइटल मैनिफेस्टेशंस इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की अगर जब भी बात करी जाएगी तो इसमें जब कार्डिनल अपन मैनिफेस्टेशंस की बात करेंगे तो किन किन की बात अपन करने वाले हैं इसके अंदर, एक तो पॉइंट ध्यान रखेंगे सभी बालक दैट इज कफ, क्या ध्यान रखेंगे, कफ भाई, नॉर्मल खांसी। और एक ध्यान रखेंगे डिस्निया, क्या ध्यान रखेंगे, डिस्निया। तो कफ ध्यान रख सकते हैं और डिस्निया ध्यान रख सकते हैं। दीज आर द कार्डिनल मैनिफेस्टेशंस व्हेन यू विल स्टडी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अरे बस, तो कहने का मतलब सिंपल है कि कफ और डिस्निया तो आप लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा। पेशेंट आपके पास आएगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को, उसको भी नहीं पता क्या हो रहा है, तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन एक चीज तो सुनने को मिलेगी, क्या, खांसी कंटिन्यू चलती है, डॉक्टर साहब खांसी कंटिन्यू चलती है, ठीक है, कंटिन्यू चलती रहती है। और साथ में सांस लेने के अंदर क्या देखने को मिलती है, दिक्कत होती है, सांस लेने के अंदर क्या रहती है, दिक्कत रहती है, डिस्निया की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा एक बार लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स है उनको भी एक बार डिस्कस करते हैं। अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स की अगर अपन बात करें तो क्या क्या पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे दैट इज सीओपीडी, क्या डिस्कस करेंगे, सीओपीडी अपन डिस्कस करेंगे, सीओपीडी। सीओपीडी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव वर्ड ही आ गया, कौन सा ऑब्स्ट्रक्टिव, तो ऑब्स्ट्रक्टिव वर्ड अगर आ गया तो उस कंडीशन के अंदर क्या, ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में तो क्लासिफाई करेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की तो इसके अंदर दो अपन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, दो बीमारियों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहली जो अपन डिस्कस करते हैं उसको अपन बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। फर्स्ट वन इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। मैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस जब पढ़ाऊंगा तो व्हाट इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस, व्हाट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट सीओपीडी के अंदर जो कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं उसकी अगर बात करें उसको अपन बोलते हैं एम्फाइसीमा, क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा के नाम से अपन जानते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो गई और एम्फाइसीमा की कंडीशन हो गई।
दिस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज आल्सो नोन एज ब्लू ब्लोटर्स। किस नाम से जानते हैं इसको? ब्लू ब्लोटर्स के नाम से जानते हैं। राइट इट डाउन, इट इज एमसीक्यू। ब्लू ब्लोटर्स, तो ब्लू ब्लोटर्स किसको बोलते हैं अपन? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को बोलते हैं ब्लू ब्लोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एम्फाइसीमा की, एम्फाइसीमा को किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं पिंक पफर। किस नाम से जानते हैं? पिंक पफर, PUFFER, पिंक पफर। तो पिंक पफर किसको बोलते हैं? एम्फाइसीमा को बोलते हैं अपन। ठीक है, ये सीओपीडी के अंदर दो बीमारियों को अपन डिस्कस करते हैं, एक तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक एम्फाइसीमा। इन दोनों का अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर बात है क्या? ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इधर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में और क्या क्या पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे और बता दो। और अगर अपन कंडीशन की अगर बात करें यहां पर, तो नेक्स्ट कंडीशन इज अस्थमा। क्या? अस्थमा। अस्थमा अपन डिस्कस करने वाले, क्या करने वाले? अस्थमा डिस्कस करने वाले, जिसके अंदर ब्रोंको स्पाज्म आपको देखने को मिलता है। अस्थमा में क्या देखने को मिलता है? ब्रोंको स्पाज्म देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन पूरे के पूरे इसके अंदर डिस्कस करेंगे अस्थमा में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में, तो नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू लर्न इज ब्रोंकी एक्टासिस। क्या ध्यान रखेंगे सभी बालक? ब्रोंकी एक्टासिस, ब्रोंकी एक्टासिस। ये ब्रोंकी एक्टासिस जो आपको देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें क्रोनिक कंडीशन, ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है, क्रोनिक कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। और ये परमानेंट कंडीशन है जिसके अंदर ब्रोंकियल वॉल की वीकनिंग आपको देखने को मिलती है, और उसके कारण जो ब्रोंकाई वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है और ब्रोंकियल वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है, इसका क्या देखने को मिलता है? डायलेशन आपको देखने को मिलता है। तो ब्रोंकी एक्टासिस को पूरा अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्रोनिक कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, और इस क्रोनिक कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल वाला जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, उसका क्या देखने को मिलता है? एबनॉर्मल तरीके से डायलेशन देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन को ब्रोंकी एक्टासिस के नाम से जानते हैं, और उसको भी अपन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स के अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट दैट यू हैव टू लर्न इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या डिस्कस करेंगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस अपन डिस्कस करेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस की मैं हिंट दे देता हूं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या पढ़ेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस की अगर बात करें तो एक जीन आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज CFTR जीन। कौन सा जीन? CFTR जीन। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। इस CFTR जीन के अंदर म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलता है? CFTR जीन के अंदर म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है। मेनली सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कंडीशन है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की समस्या है। किसकी समस्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की आप लोगों को समस्या देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो म्यूकस सिक्रीशन आप लोगों को देखने को मिलता है वो थिक होता है, बहुत थिक स्टिकी म्यूकस आपको देखने को मिलता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में बताऊं तो यहाँ पर इतना थिक म्यूकस, इतना स्टिकी म्यूकस होता है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो जाता है और उस कंडीशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर देता है। तो ये जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं। अगर क्लिनिक्स की बात करें तो क्लिनिक्स में पेरेंट्स आते हैं कि मेरे बच्चे को मैं क्या करती हूँ, किस करती हूँ, मम्मी बोलते किस करती हूँ, पिताजी बोलते किस करता हूँ। तो कैसा टेस्ट आता है? सोल्टी टेस्ट आता है। वो जो कंडीशन है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलती है। उस कंडीशन को सिस्टिक फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड की समस्या आपको देखने को मिलती है, और इस एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो स्वेट ग्लैंड्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, स्वेट ग्लैंड, उनके अंदर सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और उन सिक्रीशंस के अंदर जो क्लोराइड है, क्लोराइड उसकी कंसंट्रेशन आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए अपन ये पॉइंट्स अपन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी डिटेल डिस्कशन अपन सिस्टिक फाइब्रोसिस का करने वाले हैं। ठीक है क्या? एम आई क्लियर और नॉट? ओके, तो आज अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को 3 पॉइंट में डिस्कस करा। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर एंड वेस्कुलेचर डिसऑर्डर। आई हैव जनरली गिवन द इंट्रोडक्शन। अपन पढ़ने क्या वाले हैं, सिंपल। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसका मैंने पॉइंट यहाँ पर क्या करा है, डिस्कशन किया है। ये ध्यान रखना भाई, ये मेन पॉइंट है ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये अपन ने पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करें। आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।